Hello guys, welcome back to our channel Vedant Education. Today's 7th lecture, 6th lecture में प्रीवियस लेक्चर में आपको लर्न कराया गया था वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के बाद आपको गाउस का नियम परिभाषित किया गया था। गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग तथा उसकी व्युत्पत्ति भी आपको सिखाई गई थी। अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग आपने सीखा था अनंत रेखीय आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जिसका मान निकल के आया था E बराबर 2k लैम्डा बाई r। आज हम इसका दूसरा अनुप्रयोग सीख रहे हैं अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक परत से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अनंत विस्तार वाली समरूप आवेशित अचालक परत से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारा अनुप्रयोग। नेक्स्ट, अनंत विस्तार वाली समरूप आवेशित अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक परत से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न करना है। किसकी सहायता से करना है? वो भी आपको गाउस के नियम की सहायता से। तो मान लीजिए ये कोई समरूप आवेशित ये कोई परत है जिसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस परत से, ये परत ऐसे बहुत पतली, इस परत से इससे लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ये समरूप आवेशित है, अनंत विस्तार वाली कोई अचालक परत है, ये अनंत विस्तार की है। इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ मान लिया है परत का, अचालक परत का। तो गाउस का नियम इस पर जब भी लगाया जा सकता है कि जब आवेश कैसे हो, किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए या गाउस का नियम लगाने के लिए सर्वप्रथम हमें आवेश की स्थिति को परिबद्ध करना पड़ता है। आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। यहाँ पे ये जो माना है हमने, यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, एक्चुअल में ये आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ खींचा है। ठीक है, इस प्रकार से ये अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक परत है। माना परत पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा आवेश घनत्व है। अब यहां ये आवेश घनत्व सिग्मा है और हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए हमने आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ
की कल्पना की है। अब ये बंद पृष्ठ है, तो गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/SI0 गुना होता है। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू समीशन क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ये कहता है गाउस का नियम। आप पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा आपको पता है, हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है, Q बटे S, S यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहां से समेशन Q बराबर क्या हो जाएगा, समेशन Q बराबर आ गया सिग्मा इंटू S। अतः पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हो गया सिग्मा Q, यानी समेशन Q का मान यहां से रखोगे, समेशन Q क्या है, सिग्मा S, सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 सही है। दूसरा समीकरण कहां से निकालते हो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, परिभाषा से पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट ds, सही है, ई डॉट ds। इस पृष्ठ को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, एक ये मान लो यहां पे, एक ये मान लो दूसरा, और एक ये तीसरा। यहां पे ये सीट इस प्रकार से है, देखें ऐसे ये हो, यहां भी धनावेश है, यहां भी धनावेश है, क्षेत्रफल सदिश इसका ये होगा इस तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र सदिश की दिशा इस तरफ, दोनों के मध्य बना कोण क्या है, 0 डिग्री। तो जैसे यहां अगर मैं बात करूं तो इस तरफ ई भी इधर ही है और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है, तो थीटा यहां पर क्या है, 0 डिग्री। अगर थीटा 3 से लिखें इसको, थीटा 3 क्या है, 0 डिग्री। ये जो अब ये वाला दूसरा ये वाला है, तो ये पृष्ठ है यहां पे, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश का होता है त्रिज्य, ठीक है, ऐसे, तो ये होगा क्षेत्रफल सदिश। और जब यहां देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र दिशा ये है ई, परत के इस तरफ, तो थीटा 2 यहां पर कितना हो गया, 90 डिग्री इस केस में। ये क्या होगा यहाँ पे S, और ये क्या होगी E। अगर इसको देखोगे यहां आप, तो वैद्युत क्षेत्र दिशा भी यही होगी और E की दिशा भी यही होगी, तो यहाँ पे थीटा 1 क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है, E और S के मध्य बना कोण। इसको अब हम इस समाकलन को 3 भागों में ब्रेकअप कर रहे हैं, एक तो S1 के लिए, एक S2 के लिए और एक S3, यानी जो गॉसियन पृष्ठ था, एक ये वाला S1 मान लिया, ये वाला हमने S2 मान लिया है, और ये वाला क्या मान लिया हमने, S3 मान लिया है। आप देख रहे हो कि ये दोनों, इधर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी यही है, तो इन दोनों के मध्य का कोण थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। इधर देखोगे इसी तरीके से आप, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी ये है और थीटा जो क्षेत्रफल सदिश के मध्य और वैद्युत क्षेत्र सदिश के मध्य बना है वो भी इधर ही है, तो 0 डिग्री हो गया यहाँ पे थीटा। तो इन दोनों स्थितियों में थीटा क्या है, 0 डिग्री, और इसमें क्या है, 90 डिग्री। तो इसको 3 भागों में तोड़ लिया। तो पहला ऐसे मान लो S1 के लिए लिखते हैं इसको, E डॉट हटाओगे यहां से, तो ds1 cos थीटा 1 प्लस इंटीग्रेशन EDS2 cos थीटा 2 प्लस ये S2 के लिए EDS3
cos थीटा 3। अब यहाँ थीटा 1 थीटा 2 नोट कर लो पहले। थीटा 1 0 डिग्री है, यहाँ थीटा 2 आपका 90 डिग्री है, और यहाँ थीटा 3 कितना है 0 डिग्री। तो थीटा 90 रखो, cos 90 क्या बना देगा इस पूरी टर्म को 0। cos 90 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ये 0 बना देगा इस पूरी टर्म को। तो हमारे पास ये रह जाएंगी cos 0 रखोगे तो 1, यहाँ भी cos 0 रखोगे तो 1। तो देखो S1 EDS1 cos 0 प्लस 0 प्लस EDS3 cos 0। यहां देखो इसका क्षेत्रफल ये वाला जो है बेलन है, इधर वाला क्षेत्रफल प्लस इधर वाला क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों समान होंगे यहाँ पे। तो DS1 और DS2 क्या होंगे, यहाँ DS1 और DS2 क्या है बराबर। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया 2 इंटीग्रेशन EDS लिख दिया मैंने इसको, बराबर है दोनों। E बाहर ले लो तो ये आ गया तुम्हारे पास 2E। अब इसको हटाओगे यहां तो ये रह गया DS। समाकलन किसका कर रहे हो आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या मैंने बताया था आपको पहले, हमने क्या लिया यहाँ पे S, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा व्यंजक हमारा यहाँ से 5E बराबर हो गया 2ES। समीकरण 2 बन गया। ये समझ में आया आपको। एक समीकरण तो हमने वहां बनाया हुआ है और एक समीकरण ये बन गया यहाँ पे, ये वाला बन गया समीकरण 2 और ये समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 को देखो, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 दोनों क्या है, दोनों के जो बाएं पक्ष हैं वो बराबर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। तो यहां से तो क्या है ये 2ES बराबर सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन 0। S से S तो कट गया, ठीक है। तो E क्या आ गया, E आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। यही हमारा अनंत विस्तार की या अपरिमित अचालक परत से समरूप आवेशित अचालक परत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसकी दिशा किधर है, जैसे ये परत है हमारी यहाँ पे, तो सपोज करो हम ये कोई एक सीट ले लेते, ये वाली, ये फॉर एग्जांपल ये सीट है पतली, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इसके अभिलंबवत, ऐसे भी और ऐसे भी। चाहे यहां निकालो आप इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर निकालो, दोनों जगह पे जो आंकिक मान आएगा वो विद्युत क्षेत्रता का क्या होगा, वो E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। और ये कैसे है, परत के अभिलंबवत। तो समझ में आया आप सबको। ये दूसरा एग्जांपल है हमारा, दूसरा अनुप्रयोग है गाउस के नियम का। ध्यान दें, हमें दो ही चीजें करनी पड़ती है, इसमें दो ही कंडीशन लगानी होती है। एक बार तो आप गाउस का नियम लगाते हो और दूसरी बार में विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से समीकरण 2 बनाते हो। पहले समीकरण 1 बन चुका है, दोनों को इक्वेट करते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। हमको कोई अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत दी हुई थी जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व था क्या, सिग्मा। तो हमें गाउस का नियम लगाना है पहले, क्यों गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। तो गाउस के नियम के लिए सबसे सर्वप्रथम आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। तो गाउस के नियम की सहायता से यहाँ पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का हमने यहाँ पे लगाया। गाउस के नियम की प्रमेय ये कहती है यहाँ पे पाई बराबर समेशन Q बाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान यहाँ से निकल गया पाई इक्वल टू सिग्मा S बाई एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा समीकरण बनाया हमने किससे, दूसरा समीकरण हमारे पास विद्युत फ्लक्स, वो भी तो फ्लक्स बताता है, गाउस का नियम भी फ्लक्स बता रहा है और फ्लक्स की परिभाषा फ्लक्स मिलता ही हमें। तो यहां से हमें phi E मिल गया ये, जिसका मान निकल गया ये। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, और 1 और 2 को इक्वेट करने पर E बराबर मिल गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब नेक्स्ट इसके अनुप्रयोग पर चलते हैं, यानी दूसरा जो अनुप्रयोग है, तीसरा सॉरी ये दूसरा था, ये अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक। यहां अब ये चालक अब परत न होकर के पट्टिका से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। अब क्या है यहाँ पे, केवल एक पट्टिका की है, चालक है पहली चीज, और दूसरी कैसी है, पट्टिका है यहाँ पे।
अब कई दफा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये परत और पट्टिका का। पट्टिका में डिफरेंस ये है कि इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, मोटाई होगी, ठीक है। और ये चालक है, और चालक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये कंडीशन सदैव आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। हाँ, तो थर्ड अनुप्रयोग कर रहे हैं अभी, जिसमें ये एक हमारी समरूप आवेशित अनंत विस्तार की एक चालक पट्टिका है, और इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, तो गाउस का नियम लगाना है। तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है? हमें एक ऐसा पृष्ठ की कल्पना करनी होती है कि इस आवेश को वो क्या कर ले, परिबद्ध कर ले। तो सर्वप्रथम हमने यहाँ पे वही जो पहले प्रयोगों में करते आ रहे हैं, पहले जो अनुप्रयोग किए हुए हैं, आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए, आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की है। माना चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो गाउस के नियम की सहायता से पहली कंडीशन क्या करते हैं? गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस के नियम की सहायता से काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स पाई ई क्या होगा? क्या कहता है? पाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। लेकिन आपको पता है, हम जानते हैं, क्या पता है, भूल सके हो सभी, सिग्मा बराबर क्यू ओवर एस। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? सिग्मा इंटू एस। तो अब ये जो समीकरण था, अतः पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्यू की जगह पे आ जाएगा सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन जीरो, समीकरण नंबर 1। अब मैंने बताया था कि दूसरी शर्त फ्लक्स की परिभाषा से लगाते हैं। तो फ्लक्स की परिभाषा से बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे आप? फाई इक्वल टू समाकलन ई डॉट डीएस। इस डॉट को हटाओगे तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ई डीएस कॉस ऑफ थीटा। यहां फिर से इसको 3 भागों में मैंने बांटा हुआ है। एक भाग तो ये रहा, दूसरा ये रहा थीटा 2 के लिए, ये वाला यहां लिखा हुआ, और एक तीसरा ये है। मैंने एक ही चीज बताई थी आपको कि आपको ये ध्यान रखना है कि चालक का केस है तो आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाएगा, अंदर आवेश का मान क्या रहेगा? 0। जैसे ये दोनों तरफ है, ये वाला एक तरफ, ये अंदर वाला जो हिस्सा है, यहाँ ये अंदर वाला हिस्सा कंसीडर करना पड़ेगा। अगर परत होती तो कोई बात नहीं, अंदर जगह ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ ये पट्टिका है
तो ये अंदर वाला बीच वाला जो स्थान है चालक के केस में यहां आवेश का मान क्या होगा? शून्य। तो हमने एक प्रश्न तो ये माना हुआ है, जैसे ये हो केस, ये वाला जैसे इसको रखा हुआ है। अब इसकी कंडीशन देखें ना, ये कंडीशन है, जैसे यहां पर ये वाला हिस्सा आ गया जो इस परत से सॉरी पट्टिका से बाहर है, ये वाला, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी यही होगी। यहाँ तो क्षेत्रफल, यहाँ पे आवेश है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा उपस्थित होगी। अब दूसरा वाला ये वाला हुआ है, यहाँ पे क्या है कहानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा तो ये है ऐसे, और वैद्युत क्षेत्र दिशा ये है, तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया? 90 अंश का हो गया। तीसरा ये वाला जो हिस्सा है इसका, तीसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, वो कहाँ है? इस परत के बीच में है, जहां आवेश का मान क्या है? शून्य। कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए इस रीजन में यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? शून्य। यहां पर क्या होगा? E0 होगा। इस कंडीशन क्या जीरो होगा? E0 होगा। तो इसको 3 भागों में बांटा है हमने यहां, तो एक भाग ले लेते हैं यहां से, EDS1 cos θ1 प्लस EDS2 cos θ2 प्लस EDS3 cos θ3। अब मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, मुझे पता है यहां से θ1 क्या है? 0 डिग्री है, θ2 क्या है? 90 डिग्री है, तो ये टर्म पूरी 0 बन जाएगी और cos 90 कितना होता है? 0। यहाँ θ3 कितना है? 0। तो φe पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या आया? देखें यहां से EDS1, ठीक है, cos 01 हो जाएगा। ये टर्म 0 बनेगी चूंकि दूसरा वाला केस है ये। तीसरे वाले केस में एक θ3 तो 0 है, लेकिन क्या है यहाँ? E जो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है? शून्य। क्यों? क्योंकि अंदर आवेश क्या है? शून्य। तो इस जगह पे ED क्या है? शून्य। तो दूसरी टर्म तो 0 इससे बन गई, और तीसरी टर्म 0 किससे बनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या है? शून्य। तो ये मिला आपको, तो यहां से क्या मिल जाएगा? φe बराबर E को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ds1, और ये φe यहां से φe बराबर आ गया E तो बाहर, ठीक है। इस ds1 को समाकलन से बाहर लाओगे तो ये मान लो ये S, समीकरण 2 बनेगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समीकरण 1 देखो और 2 देखो। समीकरण 1 और 2 को अगर आप देख रहे हैं तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यहां से तो ES ओवर एप्सिलॉन 0, S कट गया, तो E बराबर क्या आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैंने पीछे वाले वीडियो में नहीं बताया, इसमें आपको अचालक पर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था आपने, और जो व्यंजक निकल के आया था आपका अचालक पर से आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये अचालक पर का था। अचालक से अगर इनके मध्य ग्राफ खींचा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो देखो पहले मैं इसके लिए बता रहा हूं, ये दूरी R और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आपको कहीं यहाँ R दिखाई दे रहा है? नहीं है ना, तो ये R पर निर्भर ही नहीं करेगी, चाहे जो परत का हो चाहे पट्टिका का वैद्युत क्षेत्र हो, वो दोनों R पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहां पर ये सीधी रेखा, ये नियत रहेगा। ऐसे इसके लिए भी खींचा जाएगा, यह अचालक के केस का, इस यहाँ पे R ले लिया जाए और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, तो दूरी पर निर्भर ये भी नहीं कर रहा है, बस क्या है, इसका अंक मान तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 है और इसका अंक मान क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो अभी मैंने आपको 2 अनुप्रयोग सिखाए। पहला तो सिखाया था अनंत विस्तार वाली समरूप आवेशित अचालक परत से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक परत से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जिसका मान निकल के आता है E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। और अब हमने किया है चालक पट्टिका से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तरीका सभी अनुप्रयोगों में सेम है, एक ही जैसा है। आपको केवल 2 ही शर्तें लगानी होती है, एक तो गाउस का नियम जिससे समीकरण 1 बन जाता है, दूसरा फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स निकालते हो, और ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हर जगह अब तक मैंने 3 अनुप्रयोग आपको सिखाए और तीनों में सेम प्रोसीजर यूज किया हुआ है, यही 2 कंडीशन लगाई जाती हैं। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ
क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक अनुप्रयोग बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो गाउस के नियम से रिलेटेड अब कुछ न्यूमेरिकल्स के हो सकते हैं जिसमें इनके अनुप्रयोग का उपयोग किया जा रहा है। जैसे मान लो कोई एक ये पृष्ठ है, इसके अंदर कोई ये दूसरा पृष्ठ है और ये इसके अंदर कोई तीसरा पृष्ठ है। ये मान लो S1 है, ये S2 और ये S3 है। ठीक है, इसमें मान लिया प्लस का 10 कूलम आवेश है। दूसरा वाला जो है इसके अंदर मान लिया प्लस का 20 कूलम आवेश है। जो S1 है इसमें मान लिया हमने इसके अंदर जो आवेश है वो प्लस का 20 कूलम आवेश है। हमसे कहा जाता है, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, S1 S2 वो पृष्ठ S3 से संबद्ध कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी S1 से मान लो आप phi1 है, S2 से मान लो क्या है phi2 है, इससे मान लो क्या है phi3 है। तो phi1 phi2 और phi3 का आंशिक मान ज्ञात करना है। ध्यान ये दें, ये सीक्वेंस कुछ भी हो S1 S2 S3 ये तो जस्ट मैंने माना हुआ है। आप सबसे पहले अंदर वाले पे जाइए, इस पृष्ठ को देखें तो इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है S3 में। जो समेशन Q है उसका मान क्या है प्लस का 10 कूलम। सही है। गाउस का नियम क्या कहता है, phi3 इस समय तो तीसरे पृष्ठ से निकाल रहे हो, समेशन Q बाई एप्सिलॉन 0, इसको Q3 लिख लेते हैं। समेशन Q का मान कितना है 10 कूलम, तो phi इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 10 बाई एप्सिलॉन 0। और इसका आंशिक मान कैलकुलेट करना चाहते हो तो 10 डिवाइड बाई 8.85 10 पावर माइनस 12, इसका मान आ गया वेबर। ठीक है, phi3 आ गया। इसी प्रकार ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, phi3 निकाल लिया आपने ये वाला। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं। phi2 इसी प्रकार लिखोगे आप, इसको Q3 मान लिया। गाउस के नियम की सहायता से समेशन Q2 ओवर एप्सिलॉन 0। फाई क्या होता है गाउस के नियम से, समेशन Q बाई एप्सिलॉन 0, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो अब दूसरे पृष्ठ में जाओ आप। दूसरा पृष्ठ कौन सा है, दूसरे पृष्ठ की बाउंड्री क्या है, ये है दूसरे पृष्ठ की बाउंड्री है, जिसके अंदर पहले वाला ये जो S3 है खुद आ रहा है इसके अंदर। तो इसने कुल आवेश इतना घेरा हुआ है, प्लस का 20 भी है और प्लस का 10 भी है। तो जो समेशन Q2 है यहां उसका मान कितना है 10 प्लस 20 दैट इज 30 कूलम। तो यहां से phi2 यानी पृष्ठ 2 से संबद्ध होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा 30/एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 ये वेबर हो जाएगा। ठीक है, अब phi1 निकालो। पृष्ठ 1 देखो, पृष्ठ 1 ने क्या किया हुआ है, कुल आवेश ये वाला भी और ये तीनों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। तो कुल आवेश कितना हुआ इसके अंदर, प्लस का 20 प्लस का 10 और प्लस का 20 यानी 20 40 और 10 50। अगर इनमें से कोई माइनस होता तो वो घट जाता। ठीक है, मान लो ये माइनस का 10 होता तो माइनस 10 प्लस 10 0 और प्लस का 20 बच जाता, वो निकल के आता। मान लो माइनस का ही आवेश ज्यादा आ जाता, मान लो ये वाला माइनस का 50 होता, माइनस का 50 और प्लस का हो जाता 30, तो माइनस का आपके पास कितना बचता 20। तो फ्लक्स जो है अब ऋणात्मक निकलता। ऋणात्मक क्या बताता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो उस पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, अंदर धस रही हैं उसके। धनात्मक क्या बताता है, उससे निर्गत हो रही हैं। तो हम phi1 निकालेंगे यहाँ पे, समेशन Q1 ओवर एप्सिलॉन 0। यहाँ आप देख लो समेशन Q1 का मान 20 और 10 30 और 20 50 कूलम, राइट। तो phi1 क्या होगा यहाँ से 50 डिवाइड बाई 8.85 और 10 की घात माइनस के 12। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वेबर में हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इतने वेबर इससे संबंध होने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। एक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये कुछ ऐसे बनाया हुआ था। देखो ये था यहाँ पे 10 कूलम रखा हुआ, मान लो यहाँ 20 कूलम है, यहाँ पे
5 कुलाम आवेश और इसको ऐसे रेखांकित किया हुआ था, छायांकित कर दिया था। तो उसने क्या किया था, प्लस का हो, उसने ये कहा था कि छायांकित भाग से, छायांकित कितना है, केवल ये छायांकित भाग से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ने क्या किया, उन्होंने छायांकित को नहीं देखा, उन्होंने क्या किया कि पृष्ठ में बंद कितना है, तो उन्होंने क्या किया, इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, इसको जोड़ा, तीनों को जोड़ा, कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ संबंध निकाल दिया। लेकिन उसने क्या कहा, ये तो सुनो पहले, उसने कहा है कि छायांकित भाग से संबद्ध, तो छायांकित कितना, ये वाला, और ये बंद हो गया, गाउस का नियम लगाएंगे आप सीधा सीधा। तो गाउस का नियम क्या है, समेशन q बाई एप्सिलॉन 0, यहां लगा देंगे 5 बट्टे ये 8.85 मतलब सीधा माइनस के 12, ये हमारा आंसर होता है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। एक और क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी का, इसमें घन है, घन दिया होता है, कोई मान लो ये घन है, ये घन है, और इसमें कई स्थितियां कही जाती हैं कि Q आवेश, कोई आवेश है Q, एक बार इसको केंद्र पर रखा जाता है, Q आवेश को इसके केंद्र पर, ठीक है। जब इसको घन के केंद्र, जैसे चौक का डब्बा होता है, जैसे आप देखते हो, जब उसके केंद्र पर रखा जाएगा तो क्या होगा कि जो आप गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे वो पूरा का पूरा उस घन के अंदर आ जाएगा। वो जैसे घन हमारा चौकोर होता है ना, आप जानते हो, तो ऐसे जब घन होगा हमारा चारों तरफ से बंद जो डब्बा होता है, उसके अंदर जैसे गेंद छोटी सी रख दी जाए, वो गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा, उसके अंदर कुल आवेश आ जाएगा। तो उस स्थिति में जब केंद्र पर रखा होगा, केंद्र पर होगा, तब सॉल्यूशन क्या होगा, क्या है, यहाँ पे एक घन की आकृति है और इसके केंद्र पर Q आवेश रखा हुआ है, केंद्र पर रखा हुआ है। तो केंद्र केस में जो पूरा गाउसियन पृष्ठ होगा वो पूरा घन के अंदर आ जाएगा, घन के क्या होगा, अंदर आ जाएगा। तो इस कारण से घन से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, गाउस का नियम लगाइए सीधा सीधा, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू समेशन Q बाई एप्सिलॉन 0, Q ये रहा तुम्हारे पास, ये आ गया, पहला आंसर ये हुआ। दूसरे केस में वो क्या कहता है, ये किसी फलक पर, फलक कौन सा, देखो ये जैसे ये है, या कोई ये वाला, ये फलक, या ये वाला, या ये वाला, जो आपको ये 6 फलक दिखाई दे रही है रूम के अंदर, जो होती है 1 2 3 4 5 और ये टॉप 6, इनमें से किसी एक पे रखा जाए तो गाउस का नियम लगाते हो आप। तो गाउस का नियम लगाने के लिए क्या शर्त है कि आवेश को परिबद्ध करने के लिए आपको किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो जब किसी फलक पर, जैसे यहां रखा है, यहां रखा आपने आवेश मान लो, अब केंद्र पर नहीं है, फलक पर रखा है, तो इस स्थिति में जैसे ही आप यहां कोई गेंद जैसी आकृति का गाउसियन पृष्ठ बनाओगे तो क्या होगा कि ये पृष्ठ है, तो यहां जो गाउसियन पृष्ठ गोल है आकृति का गेंद, तो गेंद क्या होगा कि केंद्र यहां पर रह गया, तो गेंद का आधा भाग तो घन से बाहर रह जाएगा और आधा भाग घन के क्या हो जाएगा, अंदर। आधा भाग तो क्या होगा, बाहर, और आधा भाग क्या रहेगा, अंदर। तो इस स्थिति में दूसरा वाला, जब आवेश फलक पर या पृष्ठ पर स्थित हो, किसी एक पृष्ठ पर स्थित हो, तो उस स्थिति में गाउस का जो काल्पनिक पृष्ठ है उसका आधा भाग तो अंदर और आधा भाग बाहर। ठीक है, ध्यान दें, गाउस का जो काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ उसका आधा भाग अंदर और आधा भाग, तो गाउस के पृष्ठ से जो संबद्ध कुल फ्लक्स यही रहेगा गाउस के पृष्ठ से। लेकिन घन से क्या होगा, तो गाउस का जो पृष्ठ है वो घन में कितना है, आधा भाग, तो घन से संबद्ध जो आधा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उसका ठीक आधा। तो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स जो होगा फाई, वो तो यही होगा Q बाई एप्सिलॉन 0, परंतु लेकिन घन से संबद्ध फ्लक्स फाई ई डैश वो क्या होगा, 1/2 Q बाई एप्सिलॉन 0। क्योंकि गाउसियन पृष्ठ का आधा भाग ही घन के अंदर स्थित है। ये चीज समझ आई आपको।
इसमें दो और हैं अभी, जैसे ये कोई फलक है, ये वाली आवेश यहां रख दिया जाए, यहां रख दिया जाए, यहां रख दिया जाए, घर की ये जो हमारी जो कोर होती है, जैसे देख रहे हैं ना ये वाली बाउंड्री, इस पर रख दिया जाए, इस पर रख दिया, जैसे घर बना दूं मैं इस कोर को लेकर के यहां रख दिया जाए, इस भुजा पर, इस भुजा पर, किसी एक भुजा पर रख दिया जाए कहीं पे। तो जब घन की किसी एक भुजा पर रखेंगे, ध्यान दो थोड़ा सा, कैसे रूम का किसी कॉर्नर पे आप रखेंगे, तो जब घन को आप घन के लिए इस भुजा पर जब रखा हुआ है, तो जो गाउसियन प्रश्न की कल्पना करनी पड़ेगी। तो यहां जैसे हमने गाउसियन प्रश्न की कल्पना की, जैसे कि बेलनाकार, जैसे ये वाला, तो जैसे ही ये इस भुजा पर जाएगा, और ये घन की बात कर रहा है, ध्यान दें, तो यहां भी ऐसे आ रहा होगा फलक इस तरफ, तो इस स्थिति में केवल एक चौथाई भाग इसका अंदर रहेगा। थोड़ा रियलाइज करेंगे, आप चौक का डब्बा ले लेना घर पे, या कोई घन की आकृति का हो, तो रियलाइज करना कि उसकी भुजा पर जब रखा जा रहा है, तो जो बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना अब बेलनाकार करनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये आपको ये वाला यहां आवेश रखा हुआ है, इसको परिबद्ध करना है, इसको परिबद्ध करेंगे, चाहे घर की आकृति कर ले, चाहे बेलनाकार, कैसी परिबद्ध कर लीजिए। उस स्थिति में इस गाउसियन पृष्ठ का एक चौथाई भाग, गाउसियन पृष्ठ का एक चौथाई भाग तो घन के अंदर रहेगा, और बाकी भाग कहां रहेगा? बाहर। तो इस स्थिति में घन से संबद्ध, इस स्थिति में घन से संबद्ध जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? एक चौथाई किसका? इसका 1/4 Q/F/0। समझ में आया? नेक्स्ट, अब इसके किसी एक वर्टेक्स पर, इस शीट्स पर रख दो, ये जो शीट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन आठों में से किसी एक शीट्स पर रख दो, तो स्थिति क्या बन जाएगी? अब तो केवल भाई यहां रह गया, अब इसे यहां रखा हुआ है, अब आपको केवल इसको परिबद्ध करना है ऐसे। तो जब इसको परिबद्ध करोगे, तो ये जो गाउसियन पृष्ठ आप खींचोगे, इसका केवल 1/8 भाग, कौन सा? 1/8 भाग किससे संबद्ध रहेगा? घन से। केवल घन के अंदर 1/8 भाग रहेगा। तो उस स्थिति में फ्लक्स का मान होगा 1/8 Q/F/0। होपफुली समझ में आया होगा आपको। दोबारा से देखें एक बार, ये घन है, पहली स्थिति में क्या कहा गया? घन के केंद्र पर रखा था, तो उस स्थिति में तो पूरा आवेश जो है, गाउसियन पृष्ठ जो कल्पना करोगे, वो घन के अंदर ही आ गया। गाउसियन जो पृष्ठ है वो घन के अंदर आ गया, तो उस स्थिति में फ्लक्स यही होगा। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा? जब फलक पर रखा गया, यहाँ पृष्ठ पर रखा गया, तो जब पृष्ठ पर रखा गया, तो जो गाउसियन पृष्ठ हमने कल्पना की थी, तो उसका आधा भाग, चाहे तो आप बेलनाकार मान लो, पृष्ठ बनाओ बेलनाकार गाउसियन, चाहे आप गोले की आकृति का बनाओ, दोनों सारी स्थितियों में ये केवल आधा भाग तो बाहर रहेगा और आधा भाग घन के अंदर रहेगा। इस कारण से घन में के अंदर गाउसियन पृष्ठ का कितना भाग है? केवल आधा। तो घन से संबद्ध, क्योंकि आधा भाग तो बाहर रह गया, तो आधा तो फ्लक्स इससे निकलेगा गाउसियन पृष्ठ से, और आधा ये भाग अंदर है तो इससे निकलेगा। तो घन से संबद्ध जो फ्लक्स होगा वो ठीक आधा, यानी 1/2 Q/F/0 होगा। जब इसकी भुजा पर रखा जाएगा, तो इसका 1/4 भाग रहता है अंदर, बाकी सारा भाग गाउसियन पृष्ठ का बाहर रहता है, तो उस समय 1/4 Q/F/0 होगा। जब किसी एक शीर्ष पर रखा जाएगा, तो 1/8 भाग गाउसियन पृष्ठ का अंदर रहता है, और बाकी भाग कहां चला जाता है? उसके बाहर। इस कारण घन से संबद्ध जो फ्लक्स होगा उसका मान ये होगा इन स्थितियों में। ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घन में जो आपके और भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये कोई घन है, और इस घन में यहां दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस प्रकार संबद्ध है। E समानुपाती है XI कैप। E समानुपाती क्या है? E समानुपाती है X और दिशा धन X अक्ष की ओर, I कैप मतलब धन X अक्ष की ओर है। ठीक है, तो इससे संबद्ध फ्लक्स का मान पूछा है हमसे। ठीक, तो जैसे आप जानते हो कि घन के 6 फलक होते हैं, एक तो ये रहा, 2, एक तो ये नीचे वाला ग्राउंड, एक टॉप, 2। तो इस स्थिति में देखोगे जैसे कि ये धन एक्स अक्ष की ओर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये ठीक है। जो टॉप और बॉटम है, नीचे वाला पृष्ठ, इनके क्षेत्र से इसकी दिशा क्या होगी? ये इधर नीचे की ओर, और वैद्युत क्षेत्र कैसे? ऐसे। तो इनके मध्य, दोनों के मध्य थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री का। थीटा 90 डिग्री का है। किसके मध्य? जो हमारा छत है,
तथा ग्राउंड जो है नीचे वाला, इनके मध्य वाला कोण, तो मतलब थीटा 90 हो गया, तो उनसे फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0। क्यों? पाई बराबर क्या होता है E डॉट ds। जैसे कि आपको सबसे निकालना है तो फ्लक्स, यहां से देखें फाई E बराबर क्या होगा E डॉट ds। ठीक है, इसको आप तोड़ोगे तो 6 में तोड़ोगे आप, यहां से EDS प्लस सबके क्षेत्रफल तो बराबर होंगे, EDS प्लस EDS प्लस EDS 1 2 3 4 दो और बचे EDS प्लस EDS। फ्लक्स की परिभाषा से चल रहे हैं अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्लक्स की परिभाषा से दिया हुआ है। अगर आवेश दिया होता तो हम गाउस के नियम से जा सकते थे। अब मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो ऊपर वाला, जैसे कि हम ये वाला बात कर रहे हैं, ये तो टॉप है, ठीक है, और ये बॉटम है ये वाला, तो इनके मध्य जो डॉट है, इनको जैसे हटाओगे डॉट को, यहां से थीटा आएगा। तो यहां थीटा क्या होगा इन दोनों ही केसेस में, यहां थीटा 90 डिग्री होगा और यहां भी थीटा क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, दो का समझ में आ गया। अब देखो ये, अब दो कौन से बच गए, ये वाले, एक तो ये वाला जब बोर्ड वाला फेस और ये सामने वाला। वैद्युत क्षेत्र कैसे है, ऐसे, ठीक है, ये वाला। तो जो हमारे ये जो फेसेस हैं ये वाले, इनके मध्य भी हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है और वो और क्षेत्रफल सदिश के मध्य बना कोण थीटा क्या होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो देखो क्या मतलब है इनका 90 डिग्री लिखने का, मैं क्यों लिख रहा हूं, मैंने गाउस के नियम से क्या हुआ, cos 90 0, ये भी 0, ये भी 0, चार तो 0 बन गया आपके पास ही। ठीक है, चार जो पृष्ठ है उनसे संबंध 0 हो गया। अब तुम्हारे पास बचे ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब इससे निकालना है ऐसे, तो इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा तो इस तरफ होगी, क्या लिख लेते हैं इसको, दो बचे हमारे पास पाई E बराबर, पहले लेफ्ट को लिख रहा हूं मैं, ये वाला इधर वाला और वो वाला राइट। तो EDS cos थीटा, देखो ये लेफ्ट के लिए क्या होगा, क्षेत्र सदिश की तरफ इधर, इस दिशा में तो होगा क्षेत्रफल सदिश, और इस दिशा में क्या है वैद्युत क्षेत्र सदिश। तो थीटा कितना है ना, सीधी रेखा में क्या है ये 180 cos 180 प्लस राइट वाला सामने वाला जो पृष्ठ है EDS, इनमें थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यही है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा में यही है। मैंने सीखा हुआ क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंब, ये वाला जो पृष्ठ के अभिलंब खींचा है, यहां पे cos 0। तो यहां से माइनस का EDS प्लस यहां से लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए EDS cos 0 1 हो गया, cos 180 -1 हो गया। ध्यान दें, अगर EL यहां बात करोगे तो E किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे L लिख देते हैं और इसका राइट लिख देते हैं। EL अगर लिखोगे तो यहां से है ये XI कैप, ठीक है, और लेफ्ट सरफेस के लिए X की वैल्यू क्या है, यहाँ X कितना है 0, तो E लेफ्ट क्या आ गया तुम्हारे पास 0I कैप, मतलब 0। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। EL 0 है। ER देखो, ER का मान राइट सरफेस से X पर निर्भर है, तो X की वैल्यू क्या है यहाँ A, X की वैल्यू क्या है यहाँ A, तो यहां से क्या आ गया AI कैप। तो यहां से देखोगे तो फ्लक्स फाई E बराबर, ये तो 0 हो गया, क्यों E का मान क्या है 0 प्लस E का मान रखो यहाँ पे AI कैप हो गया। ठीक है, E को बाहर ले लिया मैंने, इनटू DS, ठीक है, DS हो गया ये, ठीक, बाहर लेके आओ AI कैप। अब DS क्या है, DS है इसका क्षेत्रफल, भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई है 1, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A²। और ये I कैप अब नहीं लिखोगे आप यहाँ पे, क्यों नहीं लिखोगे कि जब इनका डॉट किया जाएगा तो I इंटू आई, जब क्षेत्रफल इसकी दिशा क्या है I, तो I इंटू आई क्या हो गया 1, तो A की घात 3, ये क्या आ गया वेबर। फ्लक्स इस स्थिति में क्या है तुम्हारा, इस तरीके से निकालेंगे। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रखा है, चित्र अच्छे से दे रखा है वहां पे भी, और यहाँ देखें हमें किस प्रकार सोल्व करना होगा। मैंने बताया कि इसमें 6 हमारे पृष्ठ हैं, जिनमें से केवल 2 से ही फ्लक्स संबंध होगा, बाद में 4 से 90 बन रहा है, इस कारण से 0 हो जाएंगे।
और यहाँ माइनस साइन लिया हुआ है मैंने, क्यों लिया हुआ है कि cos 180 बनेगा और यहाँ 0 तो प्लस बनेगा, तो इस प्रकार से ये फ्लक्स निकल के आया। और क्वेश्चन को देख लिया कोई, जैसे मान लो कि ये कोई बेलनाकार पृष्ठ बना दिया मैंने यहाँ, और उसने कहा कि यहाँ क्यू आवेश रखा हुआ है, इस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स की गणना करो। तो कुछ नहीं समझना सोचना आपको पता है कि पृष्ठ के अंदर है आवेश, ठीक है। गाउस का नियम लगाओ सीधा सीधा। क्या कहते हैं गाउस का नियम? गाउस का नियम कहता है कि पृष्ठ से संबद्ध, पृष्ठ केवल गाउस नियम की शर्त क्या है कि पृष्ठ कैसा भी हो बंद होना चाहिए, ठीक है। तो बंद ही है ये, तो फाई क्या होगा, समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन 0, मतलब यहां से क्या गया, क्यू बाई एप्सिलॉन 0 है, छुट्टी, कहानी खत्म, ठीक है। कोई और भी प्रश्न अगर आपको दिया हुआ है, एक चीज और हाँ ध्यान देगा भी डालता है कंफ्यूजन में, जैसे कि ये कोई पृष्ठ बनाया, काल्पनिक बंद है, उसने 10 कूलम दे दिया आवेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने पूछा कि इस पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, या उसने कहा कि पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है कि पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबित वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही फ्लक्स कहा जाता है। तो उसने चाहे तो वैद्युत बल रेखाएं कहे या फ्लक्स कहे, बात एक ही है। कभी आपको डाउट में नहीं आना है कि इसने आपको बल रेखाएं पूछ ली, बल रेखाओं की संख्या को ही तो फ्लक्स कहा जाता है। तो यहां पर भी हमें फाई ई निकालना है, जिसका मान हुआ 10 बाई एप्सिलॉन 0, मान रखेंगे, अंक वैल्यू निकाल लेंगे, 10/8 -10 - 12। इस प्रकार से हमारा ये वेबर में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अभी हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। पीछे वाले लेक्चर्स में मैंने आपको फ्लक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें फ्लक्स किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। फ्लक्स हमारा वेक्टर फॉर्म में, जैसे ई दिया हो वेक्टर फॉर्म में, ऐसे वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो अदिश गुणनफल से निकालने की फ्लक्स की परिभाषा से। न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया है तो वहां थीटा दिया होगा। थीटा मैंने दो प्रकार से समझाया हुआ आपको, कि हो सकता है कि पृष्ठ बना रहा हो, और एक हो सकता है कि उसका क्षेत्रफल सदिश। अगर क्षेत्रफल सदिश बना रहा है तो थीटा ज्यों का त्यों रखा जाता है, और अगर पृष्ठ रखा हुआ है तो थीटा वहां होगा 90 माइनस जो भी दिया होगा एंगल उसने, मान लो 30 दिया है तो 90 माइनस 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आज हमने दो अनुप्रयोगों को सीखा है। दोनों ही मैंने, एक तो चालक परत से बताया, अचालक परत से बताया, और एक चालक पट्टिका से बताया। दोनों की व्यंजक ज्ञात किए। एक से आपका निकल के आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, एक से निकल के आया था आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। चालक पट्टिका से जो आपका निकल के आया था वो निकल के आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इस पट्टिका से। और उसके केस में निकल के आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। दोनों ही जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के व्यंजक हैं उनमें आर नहीं है, तो ये दूरी पर निर्भर नहीं करते हैं। तो अगर कहीं हमसे पूछा जाए कि 50 मीटर दूरी पर, मान लो किसी ने कह दिया कि अचालक परत से कोई अचालक परत दी हुई है, इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 मीटर दूरी पर, तो ये है 50 मीटर प्रति कूलम। और आपसे कह दिया कि तो भाई वही होगी, क्यों? क्योंकि इनकी व्यंजक इस पर दूरी पर निर्भर ही नहीं करते, ये दूरी से स्वतंत्र है। ऐसे ही आप इसमें अचालक के लिए भी और चालक पट्टिका से भी कहेंगे। यहाँ पे ध्यान रहेगा इस चीज का, मतलब दूरी पर कोई निर्भरता नहीं है। अगर निकलवाया जाता है तो किस पर निर्भरता है? केवल एक ही चीज पर, वो है सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है ये, और एक माध्यम पर। माध्यम बदल दिया जाएगा तब बदल जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो कि कभी निर्वात में है तो ये है, अगर कोई माध्यम रख दिया जाएगा तो माध्यम रख दिया जाएगा, तब उस केस में ई, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं आपको, इस केस में क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन मीडियम माध्यम, और वो क्या होता है एप्सिलॉन 0 टू एप्सिलॉन आर। ना आपको सबको ये होगा। इस केस, इसके लिए अचालक के लिए, और चालक के लिए क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बाई 2 आ जाएगा। बाकी व्यंजक जो होगा क्यों, माध्यम बदलने पर बदल जाती है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व के बदलने पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाएगी, दोनों से ही। तो आज हमने ये दोनों अनुप्रयोग क्लियर किए, और आपको न्यूमेरिकल कांसेप्ट भी समझाया कि किस प्रकार से आप गाउस के नियम का अनुप्रयोग काम में ले सकते हो, यूज में ले सकते हो। तो इनकी सहायता से हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे समरूप आवेशित चालक गोले से, गोलीय कोश से, ठोस अचालक गोले से,
खोखले चालक गोले से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गाउस के नियम की सहायता से किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो आज इतना ही। एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।